सबसे पहले बात श्रीलंका की, जहां पर बर्खास्त किए गए वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ने अपना मनसब छोड़ने से इनकार कर दिया है। उन्हें जुमा को सदर मैत्रीपाला सिरिसेना ने ओहदे से हटा दिया था और बरतरफ कर दिया था, लेकिन उन्होंने अब अपने ओहदे से हटने से इनकार कर दिया है। बता दें कि साफियों से गुफ्तगू करते हुए विक्रमसिंघे ने खुद को बहाल वजीर आजम करार दिया और मुल्की पार्लियामेंट का एक हंगामी इजलास भी तलब करने का मुतालबा किया। इसी दौरान श्रीलंकाई सदर सिरिसेना ने पार्लियामेंट को भी मुअत्तल कर दिया। उधर नए वजीर आजम महिंद्रा राजपक्षे ने रानिल विक्रमसिंघे को मशवरा दिया है कि वो पीएम का ओहदा छोड़ दे। वाज़ेह रहे कि कल आनन फानन में सदर सिरिसेना ने राजपक्षे को पीएम ओहदे और राजधानी का हलफ दिला दिया, जिससे श्रीलंका में आईनी बहरान पैदा हो गया। वहीं अमेरिका ने श्रीलंका की सभी सियासी पार्टियों से आईन की पासदारी करने और तशद्दुद से दूर रहने की अपील की है। तो श्रीलंका में बड़ी तेजी से सूरत हाल बदली और तस्वीर जो है वो बिल्कुल बदलती दिखाई दी। श्रीलंका के बर्खास्त किए गए वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ने अपना मनसब छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्हें जुमा को दरअसल सदर मैत्रीपाला सिरिसेना ने ओहदा और वजारत उज़ा के ओहदे से बरतरफ कर दिया था। साफियों से गुफ्तगू करते हुए विक्रमसिंघे ने खुद को बहाल वजीर आजम करार दिया और मुल्की पार्लियामेंट का भी एक हंगामी इजलास तलब करने का मुतालबा किया। हालांकि इस दौरान श्रीलंकाई सदर सिरिसेना ने पार्लियामेंट को भी मुअत्तल कर दिया। उधर इन सबके बीच नए वजीर आजम महिंद्रा राजपक्षे ने रानिल विक्रमसिंघे को मशवरा दिया है कि वो पीएम का ओहदा छोड़ दें। वाज़ेह रहे कि कल आनन फानन में सदर सिरिसेना ने राजपक्षे को पीएम ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया था। और हमारे साथ हमारे मुआविन चैनल वियॉन के नुमाइंदे इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके सिद्धांत सिबल। सिद्धांत, आपसे हम समझना चाहेंगे कि बर्खास्त किए गए वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ने अपना ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया है। अब क्या होगा? क्या श्रीलंका में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एक तरह से पैदा हो गया, हम ये माने? जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त श्रीलंका में हो रखा है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, दो आर्टिकल्स हैं श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 46। आर्टिकल 42 कहते हैं अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करता है पार्लियामेंट में तो बर्खास्त कर सकता है। पर आर्टिकल 46 कहता है कि या तो वो प्राइम मिनिस्टर खुद इस्तीफा देगा या उसको अगर वो एमपी नहीं रहता है पार्लियामेंट में तब वो प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं ले सकता है। वो अभी भी एमपी है, पर हाँ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 42 उसको बर्खास्त कर सकते हैं। दूसरी बात, वो अभी भी पार्लियामेंट में एंजॉय करता है मेजॉरिटी, रानिल विक्रमसिंघे। अगर ये राजपक्षे को अभी कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में फ्लो टेस्ट हो, उनको प्रूव करना पड़े कॉन्फिडेंस प्रेसिडेंट को, शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि शायद उनके पास वो कॉबल अप करने के लिए इतने एमपीज ना मिले। उसकी वजह से प्रेसिडेंट ने प्रोरोग कर दिया पार्लियामेंट, यानी अब पार्लियामेंट 16 नवंबर मिल सकती है। तो काफी टाइम है अभी राजपक्षे के पास एमपीज कलेक्ट करने का, तो हॉर्स ट्रेडिंग एक्सपेक्ट करा जा सकता है। ठीक है, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे ने पार्लियामेंट सेशन एक बुलाने की बात भी कही है, लेकिन सदर सिरिसेना ने पार्लियामेंट बर्खास्त कर दिया है। ऐसे में जो उनके पास ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? उनके पास एक ऑप्शन है, हमें सूत्र बता रहे हैं कि जो उनकी पार्टी है रानिल विक्रमसिंघे की पार्टी जो है वो अपने जो सारे एमपीज हैं उनसे सिग्नेचर आके स्पीकर को एक लेटर दे रहे हैं कि वो इम्पीचमेंट मोशन शुरू करना चाहते हैं प्रेसिडेंट सिरिसेना के खिलाफ। उनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, उसके लिए शायद उन्हें मिल सकती है अगर जो छोटी पार्टी है उनको सपोर्ट करती है। अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की बात होती है तो एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर वर्सेस प्रेसिडेंट हो गया। इसमें 2 प्राइम मिनिस्टर भी हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि विक्रमसिंघे और राजपक्षे दोनों अब प्राइम मिनिस्टर हैं और दोनों ने अपने ट्विटर में अपडेट भी कर दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर। तो इस वक्त श्रीलंका के 2 प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर इंपीच करना है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट 2 प्राइम मिनिस्टर इस वक्त उन्हें अभी रखे हुए हैं। एक तरफ से समझ लीजिए कि एक प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं कर रहे। लेकिन अगर राजपक्षे के पास मेजॉरिटी नहीं है तो वो कैसे वजीर आजम के ओहदे पर रहेंगे? क्या श्रीलंका इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है?
इलेक्शन की तरफ तो बढ़ रहा है, पर इलेक्शन से पहले फ्लो टेस्ट तो जरूर होगा। तो अभी राजपक्षा को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा है। प्रेसिडेंट के पास अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका इतनी पावर है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं, पर हाँ, उसे फ्लो टेस्ट करना जरूरी है। तो अभी तक फ्लो टेस्ट नहीं हुआ है। अब फ्लो टेस्ट करने के लिए प्रेसिडेंट ने इतना टाइम तो दे दिया, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट को प्रोरोग कर दिया, डिले कर दिया 16 नवंबर तक। तो 16 नवंबर तक कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं एक हॉर्स ट्रेडिंग हो श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के एमपीज को लेकर, तो वो शायद प्रूव कर पाए। एक फ्लो टेस्ट करने का एक सबसे बड़ा एक टेस्ट होगा ये राजपक्षा के पास। पर इस वक्त तो आपके पास क्या इनपुट्स हैं? अगर फ्लो टेस्ट में हुआ तो बाजी किसकी तरफ जा सकती है, कोई जानकारी आपके पास? तो वहां भाई उसमें बता रहा था कि रणिल विक्रमसिंहे के पास अभी इस वक्त मेजॉरिटी है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ लाया गया था और उन्हें प्रूव करके दिखा दी थी अपनी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में। तो इस वक्त जो छोटी पार्टी है, कुछ छोटी पार्टी सामने भी आई है और रणिल विक्रमसिंहे को सपोर्ट करा। तो एक तरफ से हम देख सकते हैं कि शायद एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो है, पर हॉर्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो एक तरह से डर समझ लीजिए वो होने वाला है। राजपक्षा को प्रूव करना पड़ेगा अपने एमपीज लाकर। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इन सब के बीच सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जबीर ने कहा है कि सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल में शामिल लोगों पर सऊदी में ही मुकदमा चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया की वजह से आलमी सतह पर इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा, लेकिन लोगों को थोड़ा सब्र करना चाहिए। जो भी कसूरवार होगा उन्हें सजा दी जाएगी। सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के गायब और कत्ल की वारदात को 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सऊदी हुकूमत जांच का बहाना बनाकर मामले को टालने की कोशिश कर रही है। अब सऊदी ने इस मामले का ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया है। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल उल जुबैर ने कहा कि मीडिया ने जमाल कत्ल केस को लेकर हिस्टीरिया पैदा किया है, जिसकी वजह से सऊदी के रिश्ते मगरबी मुमालिक से खराब हुए। But unfortunately there has been this hysteria in the media about Saudi Arabia's guilt before the investigation is completed. And what we say to people is wait until everything is done, then reflect on the results of the investigation, and then make a determination on whether this investigation was serious or not, but not from the get-go. वहीं सऊदी ने तुर्की के सदर तैयब अर्दगान के उस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने जमाल कत्ल केस के मुलविस अफराद को तुर्की के हवाले करने का मुतालबा किया था। सऊदी के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि उन्हें सऊदी अरब में ही हिरासत में लिया गया है। जांच भी सऊदी अरब में ही चल रही है और सऊदी में ही उन पर मुकदमा चलेगा। We're trying to uncover what happened. We know that a mistake was committed. We know that people exceeded their authority, and we know that we're investigating them. And it wasn't 2 officials who were dismissed, it was 6, in addition to the 18 who were detained by the public prosecutor for questioning. So anyway, this is where we stand. We will investigate, we will share the results of the investigation, we will hold people to account and those responsible will be punished, and we will put in place mechanisms to ensure that this doesn't happen again. So wait until the investigation is complete in Saudi Arabia as well as in Turkey, then make a judgment. वाज़ेह रहे कि 2 अक्टूबर को जमाल खशोगी तुर्की के अंकारा में वाक़ सऊदी काउंसिल खाना गए थे, जिसके बाद वो वापस नहीं आए। 18 दिनों तक सऊदी ने इस पर कई अलग अलग बयान दिए, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव के बाद सऊदी अरब ने माना कि खशोगी काउंसिल खाने के अंदर बहस के बाद हुए झगड़े में मारे गए, लेकिन उनकी लाश कहाँ है ये बताने को तैयार नहीं। बड़ा सवाल ये है, क्या ये मर्डर एक मिस्ट्री ही बनकर रह जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इधर अमेरिका में साबिक सदर बराक ओबामा और साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन समेत कम से कम 10 लोगों को पाइप बम भेजे जाने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को आखिरकार अब गिरफ्तार किया है। फ्लोरिडा के रहने वाले उस शख्स का नाम सीजर सियोक है। 56 साल ये शख्स ट्रंप का फैन बताया जाता है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने यह कहा कि सायोक पर 5 फर्द जुर्म आयद कर दिए गए हैं। इनमें धमाकाखेज अशिया को एक रियासत से दूसरी रियासत में भेजना, धमाकाखेज अशिया को गैर कानूनी तरीके से मेल करना और साबिक सदर और दीगर मशहूर हस्तियों को डराने धमकाने जैसे इल्जामात शामिल हैं। जराये के मुताबिक सीजर सियोक का मुजरिमाना रिकॉर्ड रहा है और अगर वो कसूरवार पाया जाता है तो उसे 58 साल की सजा हो सकती है। वहीं ट्रंप ने मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी पर इत्मीनान का इजहार किया और सिक्योरिटी एजेंसियों की तारीफ की।
For having done an incredible job. The FBI, Secret Service, so many. I mean, they just got together and did a fantastic job, like finding a needle in a haystack. So I want to congratulate them. As you know, I think everybody wants to congratulate them. इस्राएली फिजाइया ने गाजा पट्टी पर बमबारी की है। इसके नतीजे में कई अफराद के जख्मी होने की खबर है। इस्राएली हुकूमत का कहना है कि रॉकेट हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। वहीं इससे कबल इस्राएली सिक्योरिटी अफवाज ने शुमाली सरहद पर जुमा के रोज एहतजाज कर रहे 5 फिलिस्तीनियों की गोली मारकर उनको हलाक कर दिया। इनमें से 4 को गाजा में जबकि 1 को वेस्ट बैंक में गोली मारी गई। इसके बाद फिलिस्तीनी जो तमाम मजहमतकार हैं उन्होंने जुनूबी इसराइल में कई रॉकेट दाग दिए। गाजा में वजारत सेहत के मुताबिक जुमा के इज्तिमा के बाद हजारों फिलिस्तीनियों ने सरहद के करीब जमा होकर के एहतजाज किया। इस मौके पर इस्राएली अफवाज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए बराए रास्त लगातार वहां पर गोलियां चलाई। इसमें 4 फिलिस्तीनी हलाक हो गए और सैकड़ों जख्मी हो गए। इस खून खराबे से मिस्र के सालिसी में होने वाली जंगबंदी मुआहदे को भी धमका पहुंचा है। वाज़ेह रहे कि गाजा में फिलिस्तीनी 30 मार्च से एहतजाज कर रहे हैं। उनके जो हैं 2 अहम मुतालबात हैं। पहला मुतालबा 1948 के इलाकों में वापसी और दूसरा गाजा पट्टी पर आयत करदा पाबंदियों का खात्मा है। बता दें कि 30 मार्च से लगातार हर जुमे को फिलिस्तीनी लगातार गाजा पट्टी पहुंच करके एहतजाज करते हैं और लगातार इसराइल की तरफ से उन पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। इस्राएली फिजाइया ने गाजा पट्टी पर एक बार फिर से बमबारी की है और इसके नतीजे में कई अफराद के जख्मी होने की खबर है। इस्राएली हुकूमत का यह कहना है कि रॉकेट हमलों के जवाब में यह कार्रवाई हुई। वहीं इससे कबल इस्राएली सिक्योरिटी अफवाज ने शुमाली सरहद पर जुमा के रोज एहतजाज कर रहे 5 फिलिस्तीनियों की गोली मारकर उन्हें हलाक कर दिया था। हमारे साथ इस वक्त इस पर बातचीत के लिए मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सर, फिलिस्तीनियों पर लगातार इस्राएली हमले जारी हैं। कल और आज भी गाजा पर बमबारी की गई। क्या यूं ही फिलिस्तीनी अवाम कुर्बानी देती रहेगी लगातार, बार बार, हर बार? देखिए, आज की जो सूरत हाल है और जिस तरह से अरब दुनिया में इंतसार, खलफसार, बेहूदगी की जो फिजा तारी है, उससे तो यही लगता है कि फिलिस्तीनी कौम को अपनी लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। अगर वो देखना भी चाहते हैं तो तुर्की की तरफ देखें, पाकिस्तान की तरफ देखें, मलेशिया, इंडोनेशिया की तरफ देखें, लेकिन इस बदतमीज और बेहुदा अरबों की तरफ न देखें। ये सहाफ़ी एक पढ़े लिखे की जबान नहीं है, लेकिन मजबूरी में ये जबान इस्तेमाल करना पड़ रहा है ताकि हकीकत को बयान किया जा सके। फिलिस्तीनियों को अपनी लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। आज जहाँ फिलिस्तीनी कौम का कत्ल व गारत हो रहा है, नियत से फिलिस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है, वहीं पर इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस खिते का विजिट कर रहा है और उसको जबरदस्त एक तरह से खैर मुकदम किया जा रहा है। ठीक है तो सर। इस तरह के जो सियासी हालात है, जो सियासी फिजा है और उनके अंदर की जो आपस की इंतसार है, उससे तो यही लगता है कि वो इजराइल को उन लोगों ने खुली, ये अफसोस की ही बात है सर, कि तुम जितना कत्ल कर सकते हो फिलिस्तीनियंस को। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहे। हम इसराइल के दौरे ओमान पर भी बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए सर। ये खबर अपने नाज़रीन को बता दें। दरअसल इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गैर मुतवक्के दौरे पर खलीजी ममालिक ओमान का सरकारी दौरा उन्होंने किया और उस पर पहुंचे और ओमान के फरमारवा सुल्तान काबूस से मुलाकात की। यह अपनी नवैयत का पहला दौरा है जिसमें उन्होंने ओमानी क़यादत से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की तरफ से जारी करदा एक मुश्तरका बयान में कहा गया कि मुलाकात में मशरिक़े वस्ता में अमन व अमान खित्ते में इस्तेकाम और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमीर पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली पीएम नेतन्याहू का यह दौरा फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास के 3 दिनों के खलीजी ममालिक के दौरे और काबूस के साथ मुलाकात के बाद हुआ है। आपको बता दें कि इसराइल और ओमान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं है। यह पहला मौका है जब इसराइली वजीर आजम ने बाज़ाब्ता दावत पर ओमान का दौरा किया है। हमारे साथ फोन लाइन पर मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब लगातार बने हुए हैं। सर, इस मुद्दे पर अगर बात करें तो एक तरफ फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ अरब ममालिक
ओमान इसराइल पीएम को अपने मुल्क दावत पर बुला रहा है। क्या ये बड़ा कंट्राडिक्शन नहीं है अपने आप में? ये बहुत बड़ा तजाद है। बहुत आपसे मैं 100% इत्तेफाक कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं किए हैं, लेकिन खुफिया तौर पर बहुत सारे अरब खित्ते के जो ममालिक हैं वो जाहिरी तौर पर सिर्फ इजराइल को तस्लीम ही नहीं किए हैं, जैसे मिस्र है, उर्दून है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके खुफिया तौर पर मुआहदे हैं और उनके साथ हर तरह के नॉर्मल डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रहे हैं, सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि अरब ममालिक इजराइल को किस तरह से सिक्योरिटी कोऑपरेशन देते हैं। मुझे तो ये लगता है कि फिलिस्तीनियों को बताते हैं कि फला फिलिस्तीनी लीडर जंगजू वहाँ पे है, तुम उसको खत्म करो। यहाँ पे इस सूरत हाल में सिक्योरिटी कोऑपरेशन का यही मतलब होता है। तो ये कहीं ना कहीं अरबों के बीच वो उस तरह एक इंग्लिश में फ्रेज है, ठीक है सर, जो जिसको कहते हैं हम लोग स्प्लिट पर्सनालिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, वही नजर आ रहा है। वर्ल्ड जो है आज इस स्किज़ोफ्रेनिया से गुजर रहा है। वो ये कहता जरूर है कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं किए, हम फिलिस्तीनी हुकूक के साथ हैं, लेकिन हकीकी मानों में वो इजराइल के साथ है और फिलिस्तीनियों के साथ। ठीक है सर, सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। शामी बहरान के हल के लिए इस्तंबुल में एक सरबराही इजलास मुनक्किद किया गया और इसमें तुर्की के सदर तैयब अर्दगान, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, फ्रांसीसी सदर मैक्रों और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने शिरकत की। अपनी नवैयत के इस पहले इजलास का मकसद इदलिब में नाजुक जंगबंदी की सूरत हाल को मजबूत बनाना और शामी तनाज़े का सियासी हल तलाश करना है। तुर्की सदर के तर्जुमान इब्राहिम कालीन ने कहा कि इस सरबराही इजलास में शाम के सियासी हल के लिए रोड मैप का ऐलान किया जाएगा और आइन साजी कमेटी की तश्कील भी अमल में आने की तवक्को है। आपको बता दें कि रूस शाम में बशर अल असद हुकूमत को सपोर्ट कर, जबकि तुर्की शामी अपोजिशन के साथ है, जबकि यूरोपियन ममालिक का मौकफ है कि शाम में जमहूरियत के कायाम के लिए सभी फरीकों की शमूलियत जरूरी है। इधर अमेरिकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने कहा है कि रूस शाम में बशर अल असद की हुकूमत के कंधे पर बंदूक रखकर शाम में अपना असर व रसूख बढ़ा रहा है, लेकिन वो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की जगह नहीं ले सकता। अमेरिकी वजीर दिफा ने यह बात बहरीन में मुनक्किद सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कही। मैटिस ने यह कहा कि रूस को मौका परस्ती और शामी अफवाज के खिलाफ बशर अल असद की मुजरिमाना सरगर्मियों से चश्मपोशी इस बात का सबूत है कि मॉस्को बुनियादी अखलाकी उसूलों की हकीकी पासदारी से महरूम है। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया कि रूस खित्ते में उस तवील और शफाफ पासदारी की जगह नहीं ले सकता जिसका मुजाहिरा अमेरिका की जानिब से मशरिक़ वस्ता के हवाले से किया जाता रहा है। बात अफगानिस्तान की, जहां पर जुनूबी सूबे कंधार में आज आम इंतखाबात में वोट डाले गए। बड़ी तादाद में लोगों ने अपने हक राय दही का यहां पर इस्तेमाल किया। रजिस्टर्ड 5 लाख वोटर्स के लिए पूरे सूबे में 143 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। कंधार में कुल 11 पार्लिमानी सीट के लिए कुल 112 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात 20 अक्टूबर को हुए थे, लेकिन कंधार में तालिबान का एक बड़ा हमला हुआ और इसमें वोटिंग मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जापान के अपने 2 दिन के दौरे पर टोक्यो पहुंच गए। दौरे की बात करें तो अपने इस दौरे पर वो जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ सालाना भारत जापान 2 तरफा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जिसके साथ जापान सालाना इजलास मुनक्किद करता है, जबकि भारत जापान के अलावा रूस के साथ भी इस तरह की 2 तरफा बातचीत करता है। आपको बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी पहले भी 2 बार शिरकत कर चुके हैं और यह उनका तीसरा जापान का दौरा है। भारत जापान की सालाना मीटिंग में भारत पैसिफिक इलाके में आपसी ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। दोनों मुल्कों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और दीगर इश्यूज पर भी चर्चा की उम्मीद है। बढ़ते खबरों में आगे, मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में दाखिल होने वाले लोगों का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं मैक्सिको हुकूमत ने उन्हें रोकने के लिए आर्जी तौर पर अपने मुल्क में रुकने की इजाजत दे दी है। मैक्सिको हुकूमत का कहना है कि जो लोग जुनूबी रियासत चापास और ओक्सास में रहना चाहते हैं उन्हें काम करने की भी परमिट मिलेगी
वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको से लगी अमेरिकी सरहद की तरफ बढ़ रहे लोगों के कारमा को इंतबाह दिया है कि वो अपने मुल्क वापस लौट जाएं, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने सरहद पर फौज तैनात करने की बात भी कही है। ब्राजील के सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इससे कबल ब्राजील के अगले सदर बनने की दौड़ में आगे चल रहे जेयर बोल्सोनारो के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो गया। हजारों तलबा ने ब्रासीलिया और रियो द जनीरियो में दाएं बाजू के उम्मीदवार बोल्सोनारो और इंतखाबी कमीशन के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि कमीशन बोल्सोनारो की तरफदारी कर रही है। वाज़ेह है कि पहले मरहले की वोटिंग में दाएं बाजू के उम्मीदवार बोल्सोनारो अपने हरीफ वर्कर्स पार्टी के फर्नांडो हद्दाद से बढ़त बनाए हुए हैं। पाकिस्तान की हुकूक इंसानी की कारकुनान और वकील अस्मा जहांगीर की अगर बात करें तो उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक इंसानी अवार्ड 2018 से उन्हें नवाजा जाएगा। बता दें आपको कि पाकिस्तान की हुकूक इंसानी की कारकुनान और वकील अस्मा जहांगीर को वफात के बाद अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक इंसानी अवार्ड 2018 से नवाजा जाने वाला है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमे को ये अवार्ड पाने वाले 4 नामों का ऐलान किया और अस्मा भी उनमें से एक है। नाज़रीन, आपने कार्टून की किताब पढ़ी होगी या फिर कार्टून फिल्में देखी होंगी, लेकिन अगर आपके पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर आपके सामने चलते फिरते नजर आने लगे तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ है पेरिस में, जहां पर तमाम तरह के कार्टून कैरेक्टर का एग्जीबिशन लगा है। आप भी मजा लीजिए इस दिलचस्प नजारे का। वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।